ऐसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जिसके जरिए आप अपनी टैक्सेबल इनकम को घटा सके? वेल, अगर ऐसा है तो एक पॉपुलर ऑप्शन है सेक्शन 80C। आप में से कई लोगों ने सेक्शन 80C के बारे में जरूर सुना होगा। सेक्शन 80C के जरिए आप अपनी टैक्सेबल इनकम में 1.5 लाख रुपीस तक सेव कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर स्मार्ट इनफ, आप 1.5 लाख रुपीस के बजाय 2 लाख रुपीस तक सेव कर सकते हैं, यानी कि इतनी इनकम आप अपने टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीस। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, सेक्शन 80C क्या होता है, ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे आज के वीडियो में। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेक्शन 80C। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट का एक ऐसा क्लॉज है जो आपको हेल्प करता है अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने में बाय अप टू 1.5 लाख रुपीस। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है, लोग सिर्फ यही तक सीमित रह जाते हैं 1.5 लाख रुपीस तक। आप चाहें तो 2 लाख रुपीस तक अपनी टैक्सेबल इनकम जो है वो बचा सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर बात की जाए सेक्शन 80C की, तो ये इनकम टैक्स एक्ट में एक ऐसा क्लॉज है जिसमें आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख रुपीस तक आराम से सेव कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि 80C के लिए एलिजिबल कौन कौन है, इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, साथ ही आप अपनी सेविंग्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सेक्शन 80C के तहत, और इसके साथ साथ 80C में कुछ सब सेक्शंस भी हैं, तो वो भी हम लोग एक बार ओवरव्यू जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन 80C में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल कौन कौन है। सो इंडियन रेजिडेंट्स और NRIs दोनों ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसमें आप पैसे लगा सकते हैं। उसके अलावा 80C जो है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म्स, कॉर्पोरेट बॉडीज या दूसरे बिजनेसेस 80C डिडक्शंस के लिए, एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है 80C के तहत। हम लोग एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। मैं बेसिक डिटेल्स आपको हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की दूंगी ताकि आपको एक आइडिया मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर एक डिटेल वीडियो हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ELSS फंड्स की, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS फंड्स जो है बेसिकली एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएंगे तो आपको ये फंड्स भी वहां जरूर नजर आएंगे। सो म्यूचुअल फंड्स ही हैं ELSS फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इन्हें टैक्स सेविंग फंड्स भी कहा जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ये एक ऐसा फंड आपको देखने को मिलता है जो आपका टैक्स बचाने में आपकी हेल्प करता है। सो ELSS फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल से पैसे पूल करके एक म्यूचुअल फंड में जो है वो पैसा इन्वेस्टर्स लगाते हैं और फिर मैनेजर्स उस पैसे को आगे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ELSS में भी पैसे को पूल किया जाता है और ये पैसा लगता है मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे ये पैसा लगाया जाता है। मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे ये पैसा लगाया जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो ऑफ कोर्स हाई रिस्क वाले होंगे क्योंकि मार्केट कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है, तो रिस्क ज्यादा रहता है। इसी के साथ साथ क्योंकि मार्केट लिंक्ड है तो जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी आपका मार्केट लिंक्ड ही होगा। प्लीज ये ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हम सेक्शन 80C की बात कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस केस में आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ में आपको रिटर्न भी मिल रहा है और साथ साथ में आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल रहा है। तो हम ऐसे ही ऑप्शंस जो है ना आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं जिसमें आप टैक्स भी अपना सेव कर सकते हैं, आप रिटर्न्स भी मिनिमल, नॉर्मल या अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं। और साथ ही साथ में आप जो है ऑफ कोर्स टैक्स रिडक्शन तो कर ही सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। सो ELSS भी एक ऐसा ही ऑप्शन है, आप टैक्स भी इसमें सेव कर सकते हैं। लेट्स से आपने 1.5 लाख रुपीस की एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है ELSS म्यूचुअल फंड्स में 1.5 लाख रुपीस की, तो जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो उस टाइम पर आप क्या है ये शो कर सकते हैं, आप ये क्लेम कर सकते हैं कि हाँ 1.5 लाख रुपीस मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो 1.5 लाख रुपीस आपकी टोटल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा और जो आपकी बची हुई इनकम होगी सिर्फ उसी पर टैक्स लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपने 15 लाख रुपीस अगर आपकी इनकम है और उसमें से 1.5 लाख रुपीस का आपका
जो है ना आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया सेक्शन 83 के ATC के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के तहत, तो ऐसे में वो 1.5 लाख रुपीस आपकी इनकम जो है, जो आपने इन्वेस्ट की है, वो अलग हो जाएगी और जो रिमेनिंग आपका अमाउंट है सिर्फ उस पर टैक्स लगाया जाएगा। सो ELSS फंड्स आपको टैक्स बेनिफिट्स देते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आप 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये भी प्लीज ध्यान रखेंगे कि इसका एक लॉक इन पीरियड भी होता है, 3 इयर्स का यहाँ पर लॉक इन पीरियड है। ये भी ध्यान रखेंगे कि अभी जो हम मोस्टली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस करेंगे उसमें ज्यादातर ऑप्शंस जो हैं उसमें लॉक इन पीरियड आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है ELSS में, उसके बाद ही आप उसमें से अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, राइट। अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। सेक्शन 80C के तहत एक बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस की अगर बात की जाए तो एनपीएस बेसिकली एक गवर्नमेंट स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च की थी ताकि इंडियन सिटीजन्स को बेसिकली पेंशन दी जा सके। सो पेंशन के मोटिव से ये स्कीम लॉन्च की गई थी और नेशनल पेंशन स्कीम में आपको वही मिलता है, प्लस क्योंकि ये सेक्शन 80C के तहत आता है तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। बेसिकली आप क्या करते हैं, ओवर द इयर्स ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप इस फंड में पैसे जमा करते हैं, इसमें आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, पैसे जमा करते हैं और वो धीरे धीरे करके आपका एक कॉर्पस बिल्ड होता है और जब आप रिटायर होते हैं तो उस कॉर्पस को आप विथड्रॉ करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, तो इसे थोड़ा सा डिटेल में सुनिएगा। बिकॉज एनपीएस आपका पैसा क्या है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट डेट में, ऐसी जगहों पर ये पैसा आपका इन्वेस्टेड होता है, विच मीन्स आपके जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट लिंक्ड हो जाते हैं, मार्केट से जुड़े हुए आपके रिटर्न्स होते हैं। एंड क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट। सो एनपीएस की अगर बात करें तो और डिटेल में समझने के लिए काम कैसे करता है, बेसिकली आपको यहाँ पर 2 अकाउंट्स मिलते हैं। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं, एक है टियर 1 अकाउंट और दूसरा है टियर 2 अकाउंट। टियर 1 अकाउंट आपका मेन रिटायरमेंट अकाउंट है, इसी में आप सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहीं पर आप अपना टैक्स डिडक्शन का क्लेम भी सेट करते हैं। टियर 2 आपका एक साइड सेविंग्स अकाउंट हो जाता है। टियर 1 अकाउंट होना कंपलसरी है, टियर 2 अकाउंट आपकी चॉइस है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस वाले टियर 1 वाले अकाउंट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आप ईयरली बेसिस पे आप 10,000 रुपये करिए, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपीस तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लेकिन ऐसा कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है इसमें वो 1,000 रुपीज़ का है, यानी कि आपको हर साल पर ईयर आपको जो है 1,000 रुपीज़ इसमें जमा करवाना कंपलसरी है एनपीएस अकाउंट में। वहीं टियर 2 की बात करें, टियर 2 अकाउंट की, तो इसमें हर साल पैसे जमा करवाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको 2,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। यानी कि आप इन्वेस्ट करें, पैसा डालें या ना डालें, लेकिन 2,000 रुपये इस अकाउंट में होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग हैं जो नेशनल पेंशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। सो 18 से 70 ईयर्स ऑफ एज तक के जो लोग हैं, 18 से 70 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, वो एनपीएस में पैसा लगा सकते हैं। सो एनपीएस में बेसिकली क्या है, आपने अपना पैसा जो है एक फंड में डाला, इस फंड को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आप जैसे और बाकी इंडिविजुअल्स के पैसे को मार्केट में लगाते हैं और फिर वहां से आपको रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। सो बेसिकली जब एनपीएस में आप पैसा ग्रेजुअली ओवर द इयर्स डालते रहते हैं तो आपका एक कॉर्पस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है और आपकी रिटायरमेंट की एज तक आपका काफी एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है। अब यहाँ पर एनपीएस के विथड्रॉल की बात करें कि आपका जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है ओवर द इयर्स और जब आप रिटायर हो रहे हैं, जब आप इस पैसे को विथड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, तो क्या सिनेरियो रहेगा। तो विथड्रॉल के केस में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एनपीएस में पैसा लगाया है तो आप उसमें से 60% जो आपका कॉर्पस होगा, उस कॉर्पस का आप 60% पैसा जो है वो निकाल सकते हैं और बाकी का जो 40% है वो आपका चला जाएगा एन्युटी में, यानी कि ये पैसा आपका पेंशन में चला जाएगा। बिकॉज क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है स्कीम को लाने का, कि इंडियन सिटीजन्स को पेंशन दी जा सके। तो यहाँ पर 40% आपका चला जाएगा पेंशन में और 60% आप लमसम यानी 60% आप एक साथ पैसा वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आपका कॉर्पस 5 लाख रुपीस तक का ही होता है एनपीएस के तहत आपके रिटायरमेंट एज के टाइम पर, तो आप उसको पूरा लमसम
यहाँ पर निकाल सकते हो, यानी कि आप सारा पैसा निकाल सकते हो, यहाँ पर आपको कोई पेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो कॉर्पस है वो ऐसा बनता है कि 60% ही आप विथड्रॉ कर पा रहे हैं और 40% आपका एन्युटी में जा रहा है, तो ये एन्युटी आपकी टैक्सेबल होगी, यानी इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप जो पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, वो टैक्स रिडक्शन के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो आप बाद में पेंशन लेंगे इसके तहत वो आपकी टैक्सेबल रहेगी। सो एनपीएस कुछ इस तरीके से काम करता है और ये भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव और बहुत पॉपुलर ऑप्शन है सेक्शन 80C के तहत। इसके बाद आ जाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पीपीएफ के बारे में ज़रूर सुना होगा। पीपीएफ भी आपका एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है इंडिया में। यहाँ पर जो रिटर्न्स आते हैं वो आते हैं इंटरेस्ट से जो गवर्नमेंट देती है। तो ये भी सिंपल है, बेसिकली आपने एक पीपीएफ अकाउंट अपना खुलवाया, आप एक अकाउंट खुलवाएंगे और आप उसमें अपना जो भी आपका मनी है, जो भी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मनी है, आप उसमें वो पैसा इस अकाउंट में जो है आप डालते रहते हैं। इसमें आपने जितना भी पैसा डाला उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न कैसे मिलेगा? सरकार आपको इस पे इंटरेस्ट देगी और ये जो इंटरेस्ट है ऑफ कोर्स ये क्या होगा, इस पे लगेगी आपकी कंपाउंडिंग। पैसा आपका कंपाउंडिंग के जरिए भी ग्रो करता रहेगा। तो आप क्या है, ये भी एक तरीका है सेक्शन 80C के तहत जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकते हैं और टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। पीपीएफ की बात करें तो इसमें भी लॉक इन पीरियड आ जाता है 15 ईयर्स का। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो 80C के तहत है उनमें लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड यानी कि आप उस पीरियड से पहले जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स का पीरियड है तो 15 साल से पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते। इसमें 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। पीपीएफ खोलने के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए और आपको मिनिमम 500 रुपीज़ एनुअली हर साल आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करने हैं, ज़रूर इसमें आपको डालने हैं। मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपीस जो है पर ईयर डाल सकते हैं। तो इसमें भी आप जो भी पैसा पीपीएफ में डालेंगे आप उसे क्लेम कर सकते हैं फॉर टैक्स रिडक्शन और साथ साथ में इसमें आपको रिटर्न मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट पे लगेगी आपकी कंपाउंडिंग। एक बहुत अच्छा फीचर पीपीएफ का ये है कि यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट बेनिफिट देखने को मिलता है। व्हाट इज एग्जेम्प्ट? इसका मतलब ये है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो वो आपका बच गया क्योंकि आप उस पर टैक्स रिडक्शन क्लेम कर रहे हो। दूसरा एग्जेम्प्ट आ जाता है, आप जो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट देगी, इस इंटरेस्ट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तीसरा टैक्स एग्जेम्पशन आपका आ जाएगा जो आपको मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा, जो आपका जब अकाउंट आप मैच्योर करवा लेंगे, जब आप रिडीम करेंगे इसे, तो मैच्योरिटी पे जो आपको कॉर्पस मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर टैक्स फ्री होंगी। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं टैक्स रिडक्शन आपको मिल जाएगा, मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं है। इंटरेस्ट के फॉर्म में जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पर भी कोई रिटर्न्स नहीं है। सो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सेक्शन 80C के तहत। टैक्स डिडक्शन भी क्लेम करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ की बात की जाए तो एज पर द ईपीएफ रूल्स आपको 12% यानी एज एन एम्प्लॉय यू हैव टू कंट्रीब्यूट 12% ऑफ योर सैलरी टू द पीएफ अकाउंट। 12% आपको अपने पीएफ में डालना है एंड सेम गोज फॉर द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को भी 12% आपके पीएफ में डालना है। जो भी लोग जॉब करते हैं, जो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनको पता होगा कि जब भी वो सैलरी रिसीव करते हैं तो उसमें से पीएफ जरूर कटता है, राइट। सो ईपीएफ जो आपका अकाउंट है या जो सिंपल पीएफ आपका अकाउंट है वो भी आपका टैक्स रिडक्शन के लिए एलिजिबल है। जो भी उसमें पैसा डाला जाएगा वो आपका टैक्स रिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना हो जाता है, 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% आपका ईपीएफ अकाउंट की तरफ जाता है। यहाँ पर बात करें तो ईपीएफ में भी आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो ग्रेजुअली बनता चला जाता है क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों यहाँ पर मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसके अलावा जो कॉर्पस है आपका वो इंटरेस्ट रेट के साथ भी ग्रो करता है क्योंकि इस पर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है जो कि हर साल ईपीएफओ डिक्लेयर करता है। भाई कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस पर आपको ईपीएफओ हर साल बता देगा कि हाँ इतना % इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। आगे भी हम लोग एक बार देखेंगे कि अभी करंटली इंटरेस्ट रेट्स क्या क्या चल रहे हैं इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए। इसके साथ साथ जैसे हमने देखा पीछे पीपीएफ एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में था, ठीक वैसे ही ये भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में पड़ता है। उसके बाद आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस प्लान। लाइफ इंश्योरेंस प्लान सबको पता है सेक्शन 80C के तहत इंडिविजुअल्स
टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फॉर द प्रीमियम्स पेड टुवर्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं और आप उसमें जो भी प्रीमियम भर रहे हैं वो प्रीमियम आपका एलिजिबल है टैक्स डिडक्शन के लिए। ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद अगर बात करें तो आ जाता है यूलिप्स। यूलिप्स यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप्स की अगर बात करें तो यूलिप्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बेसिकली जिसमें आप प्रीमियम ज़रूर पे करते हैं और ये प्रीमियम आपका दो जगहों पर जाता है। एक जाता है लाइफ इंश्योरेंस की तरफ और दूसरा जाता है आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ। तो यूलिप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट में भी डाल रहे हैं और थोड़ा पैसा आप लाइफ इंश्योरेंस की तरफ भी डाल रहे हैं। यूलिप्स के ऊपर एक कंप्लीट एक्सप्लेनर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो उसे ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यूलिप्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आप प्रीमियम भरते हैं और ये जो प्रीमियम भरते हैं आप, ये भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। साथ साथ में यूलिप्स से जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं यूलिप पॉलिसी से मैच्योरिटी के टाइम पर, वो भी आपके इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं। यानी जो आपको मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा, जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे, उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यूलिप्स की बात की जाए तो यूलिप्स में भी 5 इयर्स मिनिमम जो है आपका लॉक इन पीरियड है। 5 इयर्स से पहले यानी कि आप विथड्रॉ नहीं कर सकते और यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स 1.5 लाख रुपीस तक जो है ना टैक्स एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली एक सेविंग स्कीम है, गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स की एजुकेशन, उनकी मैरिज के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप जो है ना कोई भी इंडिविजुअल या पेरेंट्स अपने लड़कियों के, अपने बच्चियों के जो है ना अकाउंट खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट उनके खोले जाते हैं। ये खोले जा सकते हैं जब तक एक गर्ल चाइल्ड जो है 10 इयर्स ऑफ एज तक नहीं पहुंच जाती। आफ्टर 10 इयर्स ऑफ एज आप ये अकाउंट नहीं खोल सकते। तो 10 इयर्स ऑफ एज तक की गर्ल चाइल्ड के लिए आप कोई भी इंडिविजुअल ये अकाउंट खोल सकता है। इस पर भी क्या है, गवर्नमेंट क्या देती है, रिटर्न के फॉर्म में आपको इंटरेस्ट देती है, राइट। इंटरेस्ट आपको मिलता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ये भी टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, राइट। और इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पैसा आप इसमें डालते हैं, वो भी आपका क्या है, टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। सो ये भी एक स्कीम है, ये भी एक योजना है सेक्शन 80C के तहत, जिसमें आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप इसमें पैसा डालते हैं तो। उसके बाद आ जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो 60 ईयर्स से अबव और 60 ईयर्स एज्ड इंडिविजुअल्स के लिए है। इसमें क्वार्टरली 8.20% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये भी गवर्नमेंट जो है ना बता देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस करती है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट आपको 1000 रुपीज़ का करना है और मैक्सिमम 30 लाख रुपीज़ तक आप इसमें डाल सकते हैं। 5 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिसको आप 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये भी एक स्कीम है, यहाँ पर भी आपको टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप अपनी इनकम जो है ना दिखाना चाहते हैं। अगर आप अपनी टैक्स इनकम को कम करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद आता है टैक्स सेविंग FDs। FDs सबको पता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो ऑफर करते हैं, उन FDs पर भी आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। इन FDs का लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 इयर्स का होता है और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो ले सकते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे। लेकिन जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे FDs से, वो आपके टैक्सेबल होंगे, वो ना तो एग्जेम्प्ट होंगे ना आपका डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अंडर सेक्शन 80C। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं सेक्शन 80C के तहत, जैसे कि प्रिंसिपल रीपेमेंट मेड टुवर्ड्स होम लोन। आप अपना होम लोन भर रहे हैं किसी भी बैंक के थ्रू या NBFCs के थ्रू, आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जो है रीपे अगर कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या है, एलिजिबल हो जाता है फॉर टैक्स रिडक्शन। आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस पर आप स्टैंप ड्यूटी देंगे, आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस देंगे, तो वो चार्जेस भी, वो स्टैंप ड्यूटी भी आपकी टैक्स रिडक्शन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट बेसिकली गवर्नमेंट सेविंग्स बॉन्ड है जो कि फिक्स मैच्योरिटी के साथ आते हैं। 5 साल का इनका फिक्स मैच्योरिटी होता है। ये भी आप टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। और फिर है नाबार्ड रूरल बॉन्ड्स। नाबार्ड भी जो है ना अपने बॉन्ड्स इशू करता है। अगर आप ये बॉन्ड्स खरीदते हैं तो ये भी आप क्लेम कर सकते हैं फॉर योर टैक्स रिडक्शन।
अभी करंटली अगर बात की जाए जुलाई से सितंबर में, तो अगर देखा जाए तो अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है जुलाई से सितंबर में, जो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए, जैसे हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देखी, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो 8.2% इंटरेस्ट रेट अभी दे रही है। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, 7.7% आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इस पर आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पीपीएफ स्कीम की अगर बात करें तो इसमें 7.1% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो अभी हमने सेक्शन 80C के तहत देखे और इसमें ये आपका इंटरेस्ट रेट है। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है। आगे मूव ऑन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जो सेक्शन 80C है आपका, वो आपका फॉल करता है, वो आपका अलाउड है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। यानी कि ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये सारा टैक्स रिडक्शन आप क्लेम तभी कर सकते हैं जब आप चूज करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम। ये सब जो भी ऑप्शंस हैं या ये जो टैक्स रिडक्शन है जो सेक्शन 80C है, वो न्यू टैक्स रिजीम के तहत डिसअलाउड है, डिसकंटिन्यूड है, उसमें आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो आप सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करके अपना टोटल 1.5 लाख अमाउंट शो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करें और सिर्फ उसी में सारा पैसा लगा दें 1.5 लाख रुपीज, ऐसा नहीं है। जो हमने अलग अलग ऑप्शंस डिस्कस किए, आप डाइवर्सिफाई करके भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी इन्वेस्टमेंट टूल में 10,000 रुपीज, किसी में 20,000, किसी में 30,000, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनुअली आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अपनी इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ही सारा पैसा 1.5 लाख रुपीज डालना है तभी आप टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी सेविंग्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, अगर आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम दिखाना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था नेशनल पेंशन स्कीम, इसी से जुड़ा हुआ है आप अपनी टैक्सेबल इनकम को और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तक हमने सारे ऑप्शंस देखे कि ठीक है, आप इन सभी ऑप्शंस को मिला जुलाकर या इंडिविजुअली भी इनमें 1.5 लाख रुपीज तक का टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपीज ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो आप 2 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? इसका रास्ता जाता है एनपीएस से होकर। सो अंडर सेक्शन 80CCD1B अगर आप एनपीएस में एडिशनल 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपने 1.5 लाख रुपीस बाकी सारे ऑप्शंस में इन्वेस्ट किए और एडिशनली अगर आप एनपीएस में सिर्फ अगर आप 50,000 रुपए और डाल रहे हैं तो आप ये 50,000 रुपीज भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 1.5 लाख रुपीज प्लस ये 50,000 रुपीज विल बी इक्वल टू 2 लाख रुपी टैक्स रिडक्शन फॉर यू। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये 50,000 रुपीज आप एडिशनल सिर्फ और सिर्फ एनपीएस में डालकर ही क्लेम कर सकते हैं। आप किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ये लमसम अमाउंट डाल के क्लेम नहीं कर सकते। सो ये 50,000 अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट के साथ साथ जाएंगे और प्लस आपका जो 1.5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा वो मिलाकर आपको देगा टोटल 2 लाख रुपीस तक का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट। सो इस तरीके से आप अपनी टैक्स सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि आप 80C के तहत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और आप 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट उठाइए। और फिर हमने देखा कि एनपीएस के तहत अगर आप एनपीएस में 50,000 रुपीज एडिशनल इन्वेस्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन CCD1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो आप एडिशनल 50,000 रुपीज और सेव कर सकते हैं, विच मेक्स अ टोटल ऑफ योर टैक्स डिडक्टेबल इनकम टू 2 लाख रुपीज। सो आप टोटल 2 लाख रुपए यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, अब ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल नीड्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटर सूटेड है, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का जो लॉक इन पीरियड है वो अलग है, इंटरेस्ट रेट है वो अलग है, उसके बेनिफिट्स अलग हैं, उसका मैच्योरिटी बेनिफिट अलग है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क करेगा वो आप डिसाइड करेंगे। अब आगे चलते हैं कि सेक्शन 80C के कुछ सब सेक्शंस हैं, एक बार वो देख लेते हैं। क्योंकि सेक्शन 80C में कुछ 3-4 सेक्शंस और ऐसे आते हैं जो आपको और सेम बेनिफिट्स देते हैं 1.5 लाख रुपीस तक के।
टैक्स डिडक्शन के। सबसे पहले आता है सेक्शन 80CCC। इसमें अगर बात की जाए तो इसके तहत अगर आपने मान लीजिए कोई एन्युटी प्लान लिया है, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया है, कोई पेंशन प्लान लिया है, तो वहां पर जो आप पैसा डालेंगे उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं फॉर टैक्स डिडक्शन। यहाँ पर सेक्शन 80CCC में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन जो पेंशन आपको मिलेगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 80CCD1। इस सेक्शन के तहत अगर आपकी पेमेंट गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में गई है, जैसे अटल पेंशन योजना, NPS, तो वो जो पेमेंट आप करेंगे वो भी आपकी 1.5 लाख रुपीस के टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन 80CCD2। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके NPS अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर वो आपके NPS अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। यहाँ पर पैसे की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10% ऑफ योर सैलरी इज एलिजिबल फॉर कंट्रीब्यूशन बाय योर एम्प्लॉयर। यानी कि आपका एम्प्लॉयर आपकी जो टोटल सैलरी है, लेट्स से आपकी 10 लाख की सैलरी है, तो उसके 10 लाख का जो 10% है सिर्फ वो ही आपके NPS में वो डाल सकता है, सिर्फ उतना ही डाल सकता है, और वो अमाउंट जो वो डालेगा दैट इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। सो ये जो तीनों आपके सेक्शंस हैं, स्पेशली सेक्शन CCC और 80CCD, ये दोनों जो सेक्शंस हैं ये दोनों अलग से नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनमें एडिशनल आप 1.5 लाख रुपीस तक का क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी उन्हीं सब बाकी जो सेक्शन 80C के तहत हमने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए, सेक्शन 80C के सब सेक्शंस हैं, क्योंकि ये तो आप उनके साथ मिलाकर इसको क्या है 1.5 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट आप शो कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD की बात करें तो उसमें ऑलरेडी 10% आपकी सैलरी का कैप लग जाता है। और लास्ट में आता है सेक्शन CCD1B, जो अभी हमने बीच में डिस्कस किया कि अगर आप 1.5 की जगह 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस सेक्शन के तहत। और वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं NPS के जरिए। अगर आप NPS में 1.5 लाख रुपीस के साथ साथ एडिशनल 50,000 रुपए और डालते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका टोटल जो टैक्स डिडक्शन का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख रुपीस। तो कुछ इस तरीके से आप एडिशनल मनी अपना सेव कर सकते हैं, अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपको अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करना है तो सेक्शन 80C एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ज़रूरी है कि आप उसके सब सेक्शंस को भी समझें ताकि आप एक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने टैक्सेबल इनकम को लेकर बना सके। और अगर आप 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपीज़ तक का अपना टैक्सेबल इनकम जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप NPS के जरिए वो कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग एडिशनल 50,000 रुपीज़ इन इट। ओवरऑल आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेना है ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के जरिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, बिकॉज एज डिस्कस्ड लॉक इन पीरियड, इंटरेस्ट रेट, हर फाइनेंशियल टूल का अलग अलग है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट मेथड चाहिए अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ELSS, PPF, EPF, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन जो आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, डिटेल एक्सप्लेनर चाहते हैं, तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.